हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैं हूं एस चंद्रावत। स्वागत है सभी का आदर्श एजुकेशन ग्रुप के इस ऐप के ऊपर। यहां पर मैं आप लोगों के लिए फिर से लेकर हाजिर हो गया हूं 12th क्लास केमिस्ट्री। सभी प्यारे बच्चे जो हैं बिल्कुल कुशल होंगे और अपनी पढ़ाई को सुचारू रूप से बिल्कुल जारी रखे हुए होंगे। इसी आशा के साथ मैं आप लोगों के साथ फिर से इस 12th क्लास केमिस्ट्री को रेगुलर रखते हुए अपन पढ़ रहे हैं यहाँ पर सरफेस केमिस्ट्री के बारे में, पृष्ठीय रसायन के बारे में। सरफेस केमिस्ट्री या पृष्ठीय रसायन के बारे में बात करें प्यारे बच्चों, तो अपन अधिशोषण को प्रभावित करने वाले कारक यहाँ पर पढ़ रहे हैं। अधिशोषण को प्रभावित करने वाले कारकों पे हम बात करते हैं। तो यहाँ पर अपनी बात हुई है कि अधिशोषण को प्रभावित करने वाले पहले कारक के बारे में मैंने आपको बताया है, वो है आपका अधिशोष्य गैस की प्रकृति। सेकंड मैंने आप लोगों से बात कर ली थी पिछले सेशन में, और वो है अधिशोषक का पृष्ठीय क्षेत्रफल। इन दो पर अपनी बात हो चुकी थी। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, तो नेक्स्ट है आप लोगों के लिए, और वो है दाब का प्रभाव। अब प्यारे बच्चों, अधिशोषण प्रक्रिया के ऊपर दाब का जो प्रभाव है ये बहुत ज्यादा देखने को मिलता है। ठीक है, अधिशोषण प्रक्रिया जो होती है, इस अधिशोषण प्रक्रिया में अपन बात करते हैं तो अधिशोषण की जो प्रक्रिया होगी यह स्थिर ताप पर जब दाब को बढ़ाया जाता है तो अधिशोषण की मात्रा भी लगातार बढ़ती है। यानी कि यहाँ पर क्या होगा कि जैसे जैसे स्थिर तापमान पर जैसे जैसे अपन दाब को बढ़ाते हैं वैसे वैसे अधिशोषण की मात्रा भी बढ़ती है। ठीक है ना, क्यों बढ़ती है इसके बारे में अपन यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं, तो आप लोग यहाँ पर ध्यानपूर्वक इसको देखेंगे। अब देखो, मैंने आप लोगों को क्या बताया है, मैंने आपको बताया है कि जैसे जैसे दाब का मान बढ़ेगा, जैसे जैसे दाब का मान बढ़ेगा वैसे वैसे अधिशोषण की मात्रा भी बढ़ती है। अधिशोषण की मात्रा भी बढ़ती है। ठीक है ना, ये चीज आप लोगों को यहाँ पर ध्यान रखनी है कि जैसे जैसे क्या होगा, दाब बढ़ेगा वैसे वैसे अधिशोषण की मात्रा भी बढ़ेगी। ठीक है ना, अब ऐसा होता क्यों है, तो देखो प्यारे बच्चों, अपन बात करते हैं कि आपके पास अधिशोष्य यदि गैस है, अधिशोष्य क्या है, अपने पास गैस है, तो क्या होगा, जैसे दाब बढ़ाएंगे तो दाब बढ़ाने से कण क्या होंगे, पास पास आएंगे, और कण जब नजदीक आएंगे तो उनके मध्य आकर्षण बल उत्पन्न हो जाएगा और इस कारण वो आसानी से अधिशोषक की सतह पर आकर जुड़ जाएंगे। ठीक है ना, तो यहाँ पर क्या होता है कि जैसे जैसे दाब अपन बढ़ाएंगे वैसे वैसे अधिशोषण की मात्रा भी बढ़ती है। ठीक है ना, ये कब होगा, ये होगा, इसके लिए स्थिति क्या है कि तापमान क्या होना चाहिए, स्थिर ताप होना चाहिए या फिर कम ताप होना चाहिए, है ना। तापमान क्या होना चाहिए, या तो स्थिर होना चाहिए या फिर क्या होना चाहिए, कम तापमान पर ये होना चाहिए। यदि यहाँ पर अधिक तापमान है, यदि यहाँ पर अधिक ताप है तो फिर ये कंडीशन यहाँ पर लागू नहीं होती है। ठीक है ना मेरे बच्चों, तो मैं आप लोगों को यहाँ पर बता दूं कि दाब के प्रभाव के बारे में बात करते हैं अपन, तो अधिशोषण के ऊपर दाब का प्रभाव बहुत ज्यादा देखने को मिलता है। जैसे जैसे दाब बढ़ता है वैसे वैसे अधिशोषण की मात्रा भी क्या होती है, बढ़ती है। ठीक है, और ऐसा कब होता है, दाब बढ़ाने पर अधिशोषण की मात्रा कब बढ़ती है, स्थिर तापमान पर या कम तापमान पर। ठीक है, क्योंकि यदि यह तापमान ज्यादा हुआ तो फिर ये कंडीशन अप्लाई नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, तो मैंने आपको बता दिया है कि यहाँ पर तापमान अधिक होने के कारण गैस के अणु जो होते हैं वो क्या होंगे, वो दूर दूर होने का प्रयास करेंगे। क्यों, क्योंकि उनकी गतिज ऊर्जा बढ़ जाएगी, और गतिज ऊर्जा बढ़ने के कारण वो जब एक दूसरे से दूर होने का प्रयास करेंगे तो यहाँ पर जो है अधिशोषण की मात्रा में क्या जाएगी, कमी आ जाती है। यानी ताप बढ़ाने पर क्या हो जाएगा, विशोषण होने लग जाएगा। ठीक है ना, अब यहाँ पर अपन बात करते हैं, तो देखो अधिशोषण को मात्रा को है ना अपन यहाँ पर रिप्रेजेंट करते हैं x/m से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं अपन, x/m से रिप्रेजेंट करते हैं। और यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि यहाँ x क्या है, तो प्यारे बच्चों यहाँ पर x है अधिशोष्य की मात्रा, अधिशोष्य का भार आप लोग बोल सकते हो, मात्रा बोल सकते हो। ठीक है, और m क्या है, तो यहाँ पर ये है अधिशोषक का भार, अधिशोषक का
भार, ये अधिशोषक की मात्रा। तो यहाँ पर ध्यान रखेंगे कि अपन अधिशोषण की मात्रा को x बटे m से रिप्रेजेंट करते हैं। x अधिशोषक की मात्रा है और m अधिशोषक का भार है या अधिशोषक की मात्रा है, ठीक है ना। तो इस x बटे m से अपन अधिशोषण की मात्रा को रिप्रेजेंट करते हैं और दाब को अपन किससे रिप्रेजेंट करते हैं, P से रिप्रेजेंट करते हैं अपन, और ताप को T से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है ना। अब अपन यहाँ पर बात करते हैं कि यदि अधिशोषण की मात्रा x बटे m और दाब P के मध्य ग्राफ बनाया जाए, आरेख खींचा जाए, किस पर, स्थिर तापमान पर, तो वो कैसा प्राप्त होगा ये मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ, ठीक है। तो ध्यानपूर्वक आप लोग देखेंगे। देखो प्यारे बच्चों, यदि अपन अधिशोषण की मात्रा और दाब के मध्य आरेख बनाते हैं इस प्रकार से, ठीक है, ये लो, यहां पर अपन ने ले लिया है अधिशोषण की मात्रा x बटे m और यहां पर ले लिया अपन ने दाब P, ठीक है। यहां पर टेम्परेचर क्या है, स्थिर है, ठीक है। तो यहाँ पर ग्राफ जो प्राप्त होगा वो कैसा प्राप्त होगा प्यारे बच्चों, तो मैंने आपको बताया कि जैसे जैसे दाब बढ़ेगा वैसे वैसे अधिशोषण की मात्रा भी बढ़ेगी, यानी यहाँ पर ग्राफ जो प्राप्त होगा वो कुछ इस प्रकार से प्राप्त होगा, ठीक है। ग्राफ कुछ इस प्रकार से यहाँ पर आपको प्राप्त होगा प्यारे बच्चों, ठीक है। चलो, यानी क्या होगा, जैसे जैसे दाब बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे अधिशोषण की मात्रा भी लगातार क्या होती जा रही है, बढ़ती जा रही है। कौन सी कंडीशन पर, जब तापमान क्या होता है, स्थिर होता है। तापमान क्या होता है, स्थिर होता है। जैसे जैसे दाब बढ़ेगा वैसे वैसे अधिशोषण की मात्रा भी लगातार क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। इस प्रकार का ग्राफ आपको यहाँ पर प्राप्त होता है, ठीक है ना। अब ये जो ग्राफ है ना, इस ग्राफ का एक नाम होता है प्यारे बच्चों। इसका क्या नाम होता है, इसका नाम होता है अधिशोषण समतापी वक्र। इसको क्या बोला जाता है, अधिशोषण समतापी वक्र इसको कहा जाता है, ठीक है। कभी कभी आप लोगों से अधिशोषण समतापी वक्र की परिभाषा पूछ ली जाती है, क्या होता है मैं आपको बता देता हूं। तो देखो, स्थिर तापमान पर, क्या बोला मैंने, स्थिर तापमान पर अधिशोषण की मात्रा x बटे m और दाब P के मध्य जो वक्र बनाया जाता है उसे अधिशोषण समतापी वक्र कहा जाता है। समतापी अपन ने क्यों बोला, क्योंकि यहाँ पर तापमान क्या है, समान है, स्थिर है, ठीक है ना। तो ये बात आपको ध्यान रखनी होगी। क्वेश्चन यदि अपन से पूछा जाए कि अधिशोषण की मात्रा x बटे m और दाब के मध्य ग्राफ क्या आता है, तो ये इस प्रकार का ग्राफ यहाँ पर देखने को मिलता है। लगातार दाब बढ़ने पर अधिशोषण की मात्रा बढ़ती जाती है। ऐसा कब होता है, स्थिर तापमान पर होता है। इस वक्र को कहा जाता है क्या, अधिशोषण समतापी वक्र कहा जाता है। और आप लोगों को पता होना चाहिए कि किसे कहेंगे अधिशोषण समतापी वक्र, स्थिर तापमान पर अधिशोषण की मात्रा x बटे m और दाब P के मध्य बनाया गया आरेख अधिशोषण समतापी वक्र कहलाता है प्यारे बच्चों, ठीक है। तो यह है अपना अधिशोषण समतापी वक्र, जो आप लोगों को यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब आप लोगों को एक बात यहाँ पर समझ में ये नहीं आ रही होगी कि ये पीएस क्या है सर, ठीक है। तो ये पीएस जो है ना प्यारे बच्चों, ये पीएस यहाँ पर संतृप्त ताप है, संतृप्त दाब है। क्या ये संतृप्त दाब है, संतृप्त इन सैचुरेटेड प्रेशर है, ये सैचुरेटेड प्रेशर है ये। अब ये किसका क्या मतलब होता है, तो देखो प्यारे बच्चों क्या होगा, तो ऐसा तो कभी होता ही नहीं है कि भाई अपन दाब लगातार बढ़ाते जाएंगे और अधिशोषण की मात्रा लगातार बढ़ती जाएगी। एक समय तो ऐसा आएगा ना जब अधिशोषण की मात्रा अधिकतम हो जाएगी, ठीक है ना। तो जिस दाब पर अधिशोषण की मात्रा अधिकतम हो जाती है उसे अपन क्या बोलते हैं, उसे अपन संतृप्त दाब कहते हैं, सैचुरेटेड प्रेशर कहते हैं, ठीक है मेरे बच्चों। तो वो है ये संतृप्त दाब या पीएस, जिस पर अधिशोषण की मात्रा सर्वाधिक होती है, ठीक है। तो ये था अपना अधिशोषण पर दाब का प्रभाव, जो मैंने आप लोगों को यहाँ पर विस्तार पूर्वक बता दिया है प्यारे बच्चों, ठीक है। और आप लोगों को ये जितने भी नोट्स यहाँ पर मैं आपको यहाँ पर लिखा रहा हूँ, ये सारी चीजें आपको नोट्स के रूप में अवेलेबल हो जाएगी। कहाँ पर अवेलेबल होगी, तो आदर्श एजुकेशन ग्रुप के ऐप के ऊपर स्टडी मटेरियल में जाकर आप लोग क्या करेंगे, वहां पर 12th केमिस्ट्री जो होती है, 12th केमिस्ट्री के अंदर फोल्डर में आप लोग देखेंगे तो वहां पर आपको सारे नोट्स अवेलेबल हो जाएंगे प्यारे बच्चों, ठीक है। बढ़ते हैं अपन आगे की तरफ। अब देखो प्यारे बच्चों, आगे अपन बात करते हैं तो अगला टॉपिक अपने पास आता है और वह है अधिशोषण को प्रभावित करने वाला नेक्स्ट कारक, और ये आता है ताप का प्रभाव। क्या आता है मेरे बच्चों, ये आता है अपने पास
ताप का प्रभाव, टेम्परेचर का प्रभाव, ताप का प्रभाव, ठीक है। यानी अधिशोषण के ऊपर ताप का क्या प्रभाव होता है, इसके बारे में अपन यहां पर बात कर लेते हैं, ठीक है प्यारे बच्चों। अब देखो ताप के प्रभाव के बारे में अपन बात करते हैं प्यारे बच्चों। जो देखो एक तो होता है अपना अधिशोषण की अपन बात करते हैं, तो अपन ने दो प्रकार का अधिशोषण पढ़ा है, ठीक है। कौन कौन सा पढ़ा है, भौतिक अधिशोषण पढ़ा है और एक पढ़ा है रासायनिक अधिशोषण। ये दो प्रकार का अधिशोषण अपन ने पढ़ा है, ठीक है मेरे बच्चों। अब देखो दो प्रकार का अधिशोषण अपन ने यहां पर पढ़ा है, इन दोनों में ही अपन बात करें तो आपको पता होना चाहिए कि अधिशोषण जो है, अधिशोषण मैंने आपको बताया था कि अधिशोषण जो प्रक्रिया होती है इसमें क्या होता है, इसमें अधिशोष्य और अधिशोषक के मध्य बंध बनता है, और बंध बनता है तो इससे क्या होगा, बंध जब भी निर्मित होगा तो उस कंडीशन में यहाँ पर क्या होती है, ऊर्जा उत्पन्न होती है, ऊर्जा मुक्त होती है, और ऊर्जा मुक्त होने का आप क्या बोलेंगे कि ये क्या है, ये जो है प्रक्रिया है, ये जो प्रक्रिया है ये ऊष्माक्षेपी प्रक्रिया है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, ठीक है ना। तो अपन बोलेंगे कि अधिशोषण क्या है, एक ऊष्माक्षेपी प्रक्रिया है, क्या है, ऊष्माक्षेपी प्रक्रिया है। और जहां पर भी ऊष्माक्षेपी, ऊष्माशोषी की बात होती है वहां पर 11th क्लास में आप लोगों ने पढ़ा है, कौन सा नियम लगता है, ला-सातेलिए नियम लगता है। क्या लगता है, ला-सातेलिए नियम लगता है। और ला-सातेलिए नियम बोलता क्या है कि ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया में, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया में यदि तापमान बढ़ाया जाता है, यदि ताप क्या किया जाए, बढ़ाया जाता है, तो अधिशोषण की मात्रा में क्या आएगी, x/m में क्या आएगी, कमी आती है, ठीक है ना। यदि मान लेते हैं यहाँ पर ऊष्माशोषी होता तो क्या बोलते हैं अपन कि ला-सातेलिए नियम के अनुसार ताप बढ़ाने पर अधिशोषण की मात्रा क्या होगी, बढ़ेगी। ऊष्माशोषी होती तो अधिशोषण की मात्रा क्या होती, बढ़ती। परंतु यहाँ पर क्या है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है तो ताप बढ़ाने पर अधिशोषण की मात्रा में क्या आती है, कमी आती है। कौन बोलता है, ला-सातेलिए बोलता है, ठीक है ना। तो देखो प्यारे बच्चों अपन बात करते हैं कि भौतिक अधिशोषण की अपन बात करते हैं, तो यहाँ पर क्या होता है, भौतिक अधिशोषण में अधिशोष्य जो होता है वो अधिशोषक की सतह पर कौन से बल से जुड़ा होता है प्यारे बच्चों, बोलो आप लोग। यहाँ पर ये जुड़ा होता है वान-डेर वाल बल से, दुर्बल वान-डेर वाल बल से जुड़ा होता है, दुर्बल वान-डेर वाल बल से जुड़ा होता है, ठीक है ना। और दुर्बल वान-डेर वाल बल से यहाँ पर ये जुड़ा हुआ है, दुर्बल वान-डेर वाल बल से जब ये यहाँ पर जुड़ा हुआ है तो जैसे आप लोग तापमान बढ़ाओगे तो तापमान बढ़ाने पर क्या होगा, ये जो बंध है, दुर्बल बंध यहाँ से ये टूटने लग जाएंगे, और जैसे ही बंध टूटेंगे तो ये अधिशोष्य यहाँ से मुक्त हो जाएगा, यानी कि इसका क्या होने लग जाएगा, विशोषण यहाँ पर होने लग जाता है। यानी क्या हुआ, अपन ने क्या बोला कि जैसे जैसे आप लोग तापमान बढ़ाओगे, जैसे जैसे अपन क्या करेंगे, तापमान बढ़ाएंगे तो ताप बढ़ाने पर क्या होगा, ऊर्जा प्राप्त करके ये दुर्बल जो वान-डेर वाल बंध है ये टूटने लग जाएंगे, टूटने से अधिशोष्य जो होता है इसका विशोषण रखने लग जाएगा, यानी यहाँ से ये हटने लग जाएगा, और जब ये हटने लग जाएगा तो अधिशोषण की मात्रा में क्या आ जाएगी, कमी आ जाती है। यानी कि ताप बढ़ाने पर भौतिक अधिशोषण की मात्रा में क्या आती है, कमी आती है। यानी कि यदि अपन ताप और अधिशोषण की मात्रा के मध्य ग्राफ बनाएं तो वो कैसा ग्राफ प्राप्त होगा प्यारे बच्चों, तो आप लोग ध्यानपूर्वक यहाँ पर देखेंगे कि देखो इधर तो रख दिया अपन ने टेम्परेचर, इधर रख दिया अपन ने अधिशोषण की मात्रा x/m। अब यदि ग्राफ यहाँ पर बात करें अपन तो कैसा ग्राफ प्राप्त होगा, तो देखो भाई क्या होगा, वो क्या बोल रहा हूँ मैं, ताप बढ़ाने पर अधिशोषण की मात्रा में क्या आती है, कमी आती है, ताप बढ़ाने पर अधिशोषण की मात्रा में कमी आती है, कि इस प्रकार का ग्राफ आपको यहाँ पर प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। और ये किस पर प्राप्त हो रहा है, स्थिर दाब पर, यानी कि यहाँ पर प्रेशर क्या है, स्थिर है, ठीक है। तो ये बात आप लोग यहाँ पर ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। रासायनिक अधिशोषण में मैं आपसे बात करता हूँ, तो रासायनिक अधिशोषण में आप लोग जानते हैं कि अधिशोष्य जो होता है वो अधिशोषक की सतह पर, किसकी सतह पर, अधिशोषक की सतह पर जुड़ा होता है। किससे जुड़ा होता है प्यारे बच्चों, यहाँ पर जुड़ा होता है ये प्रबल रासायनिक बल से, प्रबल रासायनिक बल से जुड़ा होता है,
अब जब प्रबल रासायनिक बल से यहाँ पर ये जुड़ा होता है तो मैंने आप लोगों को बताया था कि अधिशोष्य जो होता है, जब ये यहाँ पर प्रबल रासायनिक बल से जुड़ा होता है तो उसको जुड़ने के लिए सक्रियण ऊर्जा की आवश्यकता होती है। किसकी आवश्यकता होती है प्यारे बच्चों? सक्रियण ऊर्जा की आवश्यकता होती है। और सक्रियण ऊर्जा इसको मिलेगी कहाँ से? अपने ताप को बढ़ाने से। यानी कि जैसे जैसे अपन तापमान बढ़ाएंगे, तापमान बढ़ाने पर इस अधिशोष्य के अणुओं को सक्रिय ऊर्जा प्राप्त होती रहेगी। तो जब उसको पर्याप्त मात्रा में सक्रिय ऊर्जा प्राप्त होती रहेगी तो ये लगातार कहाँ जुड़ते रहेंगे? ये आपके इस अधिशोषक की सतह पर जुड़ते रहेंगे, जिससे ताप बढ़ाने पर अधिशोषण की मात्रा में क्या होगी? वृद्धि होगी। ठीक है ना। परंतु जब लगातार अपन तापमान बढ़ा रहे हैं तो एक समय तो ऐसा आएगा ना प्यारे बच्चों कि जो ये बंद जो होगा, लगातार तापमान बढ़ाते जा रहे हैं तो तापमान प्राप्त करने पर ये प्रबल रासायनिक बल भी क्या होने लग जाएंगे? टूटने लग जाएंगे। यानी कि एक निश्चित सीमा तक तो तापमान में क्या होगी? वृद्धि होगी। और फिर लगातार जब तापमान बढ़ाते जा रहे हैं तो फिर अधिशोषण की मात्रा में क्या आ जाएगी? कमी आ जाएगी। ठीक है। तो प्रारंभ में अधिशोषण की मात्रा क्या होगी? बढ़ेगी और बाद में अधिशोषण की मात्रा में क्या आ जाएगी? कमी आ जाती है। ऐसा क्यों हुआ? एक बार मैं फिर आपके सामने रिपीट कर रहा हूं कि रासायनिक अधिशोषण में अधिशोषक की सतह पर अधिशोष्य प्रबल रासायनिक बलों से जुड़ा होता है और यहाँ पर क्या होता है? अधिशोष्य के कणों को अधिशोषक की सतह पर जुड़ने के लिए सक्रिय ऊर्जा की आवश्यकता होती है। जैसे अपन तापमान बढ़ाएंगे, तापमान बढ़ाने पर अणुओं को सक्रिय ऊर्जा आसानी से प्राप्त हो जाएगी, जिससे अधिशोष्य के अणु अधिशोषक की सतह पर लगातार जुड़ते जाएंगे। यानी ताप बढ़ाने पर अधिशोषण की मात्रा प्रारंभ में क्या होगी? बढ़ेगी। परंतु जब तापमान लगातार बढ़ाते जा रहे हैं तो जो पहले से अधिशोषित अधिशोष्य के अणु हैं वो इनके मध्य प्रबल रासायनिक बल जो बना हुआ था ये टूटने लग जाएगा। और इसके टूटने से क्या होगा प्यारे बच्चों? इसके टूटने से जो है अधिशोषण की मात्रा में लगा क्या आ जाएगी? कमी आ जाएगी। यानी अपन यहाँ पर यदि अधिशोषण की मात्रा और ताप के मध्य ग्राफ बनाए तो किस प्रकार का ग्राफ, किस प्रकार का वक्र यहाँ पर प्राप्त होगा प्यारे बच्चों? तो वो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर जो वक्र प्राप्त होगा तापमान और अधिशोषण की मात्रा के मध्य, वो वक्र आपको इस प्रकार का प्राप्त होगा। यानी पहले अधिशोषण की मात्रा बढ़ेगी और फिर उसके बाद अधिशोषण की मात्रा में क्या जाएगी? कमी हो जाएगी। ये कब होता है? ये भी आपका स्थिर दाब पर होता है। ठीक है। अब ये जो दोनों वक्र यहाँ पर बनाए हैं इनको अपन ध्यान रखना, इनको अपन बोलते हैं अधिशोषण समदाबी वक्र। अधिशोषण समदाबी वक्र। क्यों बोला समदाबी वक्र? क्योंकि यहाँ पर दाब क्या है? समान है, जब स्थिर है। यहाँ पर भी दाब क्या है? स्थिर। दाब स्थिर होने के कारण इसको क्या बोलते हैं? समदाबी वक्र कहते हैं। कभी मान लेते हैं परिभाषा इसकी पूछ ली जाए कि परिभाषा क्या होगी, तो आप लोग क्या बताएंगे? आप लोग बताएंगे कि स्थिर दाब पर अधिशोषण की मात्रा x/m और ताप के मध्य खींचा गया जो आरेख होता है उसे अपन अधिशोषण समदाबी वक्र कहते हैं प्यारे बच्चों। ठीक है। तो ये था अपना दो और प्रभावित करने वाले कारक। कौन कौन से हो गए हैं? ताप का प्रभाव और दाब का प्रभाव। ये दोनों चीजें यहाँ पर आप लोगों की कंप्लीट हो गई है प्यारे बच्चों। ठीक है। तो ये था ताप का और दाब का प्रभाव जो यहीं पर आपका समाप्त हो जाता है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं तो एक और अधिशोषण को प्रभावित करने वाला कारक है और वो है लास्ट अधिशोषक का सक्रियण। क्या है प्यारे बच्चों? अधिशोषक का सक्रियण। ध्यान से आप लोग देखते रहेंगे इसको। सारे नोट्स आप लोगों को ऐप के ऊपर अवेलेबल हो जाएंगे, तो आप लोग अपने मित्रों को इस ऐप को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि सभी बच्चों को इसका लाभ प्राप्त हो सके प्यारे बच्चों। ठीक है। तो अपन यहाँ पर बात करते हैं तो अगला कारक जो अपने पास आ जाता है वो है अधिशोषक का सक्रियण। अधिशोषक का सक्रियण। और अधिशोषक का सक्रियण का मतलब क्या हुआ? सक्रियण का मतलब हुआ कि अधिशोषक को सक्रिय करना। अधिशोषक को सक्रिय करने का मतलब क्या हुआ? अधिशोषक को सक्रिय करने का मतलब हुआ इस अधिशोषक की अधिशोषण क्षमता को बढ़ाना। ठीक है। इस अधिशोषक की अधिशोषण क्षमता को क्या करना है? बढ़ाना है। तो ये क्या कहलाएगा? अधिशोषक का सक्रियण कहलाएगा। ठीक है ना। अधिशोषक की अधिशोषण क्षमता को बढ़ाना क्या कहलाता है? अधिशोषक का सक्रियण कहलाता है। इसको सक्रिय करना कहलाता है। अब ये कैसे करते हैं तो मैं आपको बताता हूं। अधिशोषण की सक्रियण की कुछ विधियां होती है। ठीक है। अधिशोषक के सक्रियण की कुछ विधियां होती हैं। इसमें सबसे पहली विधि तो होती है वो है रंध्रहीन ठोस अधिशोषक को
इसको अपन पहले भी पढ़ चुके हैं प्यारे बच्चों, अधिशोषक को छिद्रित बनाकर, ठीक है, यानी कि रंध्रहीन ठोस अधिशोषक है, रंध्रहीन जिसमें कोई रंध्र नहीं है, ठोस अधिशोषक है, उसको अपन क्या करेंगे, छिद्र युक्त बना देंगे, छिद्रित बना देंगे। तो इससे क्या होगा, उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ेगा, और पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ेगा तो इससे क्या होगा, इससे उसका सक्रियण हो जाएगा, नहीं यहाँ पर अधिशोषण की मात्रा बढ़ जाएगी। नेक्स्ट अपन बात करते हैं यहाँ पर, तो नेक्स्ट अपने पास आता है दूसरा तरीका। क्या होता है दूसरा तरीका? होता है प्यारे बच्चों, और वो है कि अधिशोषक को चूर्ण में बदलना। चूर्ण में बदलने से भी क्या होगा प्यारे बच्चों, इससे भी जो है चूर्ण में बदलने से क्या होगा, अधिशोषण की मात्रा बढ़ेगी, क्योंकि पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ता है इससे, ठीक है। तो चूर्ण में बदलने से इससे भी क्या होगा, अधिशोषक का सक्रियण होगा। तीसरा क्या होता है, तो तीसरा होता है पहले से अधिशोषित गैसों को हटाकर, यानी कि मान लेते हैं किसी अधिशोषक के ऊपर पहले से ही कोई गैस अधिशोषित है, तो उस गैसों को हटाकर भी अपन क्या कर सकते हैं, इन गैसों को हटाकर भी अपन यहाँ पर पहले से अधिशोषित गैसों को हटाकर भी क्या कर सकते हैं, अधिशोषक का सक्रियण कर सकते हैं, ठीक है। ये पहले से अधिशोषित गैसों को हटाकर, ये दोनों तो अपन ने पढ़ ली है पहले, इसके बारे में मैं बात कर लेता हूं। तो इसके बारे में एक उदाहरण मैं आप लोगों को यहाँ पर देता हूं। जैसे सक्रिय चारकोल का जो निर्माण होता है, जिसका सक्रिय चारकोल का निर्माण, सक्रिय चारकोल का निर्माण जो किया जाता है वो इसी प्रकार से किया जाता है बच्चों। क्या होता है कि जो चारकोल होता है ना, इस चारकोल की सतह के ऊपर पहले से ही क्या होती है, वो सारा जो है अशुद्धियां यहाँ पर एकत्रित होती है। पहले से ही अशुद्धियों के रूप में यहाँ पर गैसें हो सकती है, ठीक है, हाइड्रोकार्बन हो सकते हैं, ये यहाँ पर क्या होते हैं, पहले से ही एकत्रित होते हैं, ठीक है ना। अब यदि इस चारकोल को क्या करना है, आपको सक्रिय बनाना है, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इन अशुद्धियों को, इस गैसों को यहाँ से क्या करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा। तो इसके लिए क्या करते हैं, इस चारकोल को जो है ना अपन गर्म भाप में रखते हैं। किसमें रखते हैं, गर्म भाप में इस चारकोल को अपन रख देते हैं, जिससे ये अशुद्धियां यहाँ से क्या हो जाएगी, हट जाएगी। और जब अशुद्धियां यहाँ से हट जाएगी तो ये चारकोल क्या हो जाएगा, सक्रिय हो जाएगा, और इससे अपन क्या बोलते हैं, सक्रिय चारकोल कहते हैं। इन सक्रिय चारकोल का निर्माण कैसे किया जाता है, तो इसको पहले से अशुद्धियों को वहां से हटा दिया जाता है, जिससे सक्रिय चारकोल का निर्माण यहाँ पर हो जाता है, ठीक है प्यारे बच्चों। तो ये था अपना आज का सेशन, जिसमें मैंने आप लोगों को अधिशोषण को प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में बता दिया है विस्तार पूर्वक। आशा करता हूँ सभी प्यारे बच्चों को यहाँ तक ये बातें समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो अपने प्यारे मित्रों को आप लोग अधिक से अधिक इसको शेयर करें, और सभी प्यारे बच्चे जो हैं वो अपने आदर्श एजुकेशन ग्रुप के ऐप के ऊपर जाकर आप लोग वहां से नोट्स प्राप्त कर सकते हैं, और वहां से आप लोग ये सारी विषय वस्तु आपको बिल्कुल व्यवस्थित तरीके से PDF फॉर्म में प्राप्त हो जाएगी, ठीक है। तो मिलते हैं अपन नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय प्यारे बच्चे।